दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कल मैं YouTube पर कुछ एजुकेशनल वीडियो सर्च कर रहा था आर्किटेक्चर पे, तो एक ताज़ा तरीन वीडियो पर मेरी निगाह पड़ी जिसका कैप्शन था सभी आर्किटेक्ट्स की लाइसेंस हुई कैंसिल, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। नीचे फिर एक लाइन लिखी हुई थी कि सभी आर्किटेक्ट अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। मैं हैरान था कि भाई सारे आर्किटेक्ट्स कौन सा लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं और आर्किटेक्ट्स का कौन सा लाइसेंस कैंसिल हो गया। मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मेरे पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। हाँ, पुराने जमाने में न्यू ओकलैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे नोएडा बोलते हैं, वो 100 रुपये लेके आर्किटेक्ट्स को एक लाइसेंस इशू करते थे ताकि आप वहां पर बिल्डिंग प्लान वगैरह सबमिट कर सको। इस तरीके से हरियाणा में फरीदाबाद वाले रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस इशू करते थे अपनी फीस लेके, और बहुत साल पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आने के बाद सभी जगह लाइसेंस देने की परंपरा खत्म हो गई, और जो भी व्यक्ति क्वालिफाइड हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हैं यानी रजिस्टर्ड हैं, वो बिल्डिंग प्लान पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, किसी म्यूनिसिपल कमेटी में सैंक्शनिंग के लिए, अप्रूवल के लिए, कंप्लीशन के लिए सबमिट कर सकते हैं, यानी जमा करा सकते हैं। अभी भी कई जगह डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज एम्पैनलमेंट के नाम पर कुछ पैसा ले लेती हैं। कई जगह जैसे हरियाणा में है, वो सॉफ्टवेयर के नाम पर कुछ पैसा ले रही हैं, लेकिन लाइसेंस देने का अधिकार किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, किसी म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं है। आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने का अधिकार इन संस्थाओं को नहीं है, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने तो कभी लाइसेंस दिया ही नहीं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कोई ऐसा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपको इशू नहीं करती जिसपे लिखा हो कि ये आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो देखकर हैरान था कि भैया देश भर के कौन से आर्किटेक्ट्स अपना लाइसेंस सरेंडर करने जा रहे हैं, कहां सरेंडर कर रहे हैं, कौन से लाइसेंस कैंसिल हो गए। जब पूरा वीडियो विस्तार से देखा तो ये समझ में आया कि इस अति विद्वान व्यक्ति को, अब कहने को तो अपने आप को आर्किटेक्ट कहता है, उसने प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी पढ़ी होगी, और जिस तरीके से आर्किटेक्ट्स की सैलरी की बात कर रहा था, ये भी वो व्यक्ति कह रहा था कि नए आर्किटेक्ट्स पास करके निकलते हैं, उन्हें ऑटोकैड का ए भी नहीं आता। तो उससे तो ऐसा लगता था व्यक्ति अच्छा खासा विद्वान होगा। यूट्यूब पर कई वीडियोस भी उसने डाले हैं। बहरहाल हमें उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, इस पर खोजबीन करने की जरूरत है भी नहीं। लेकिन जो विचलित करने वाली बात थी वो ये थी कि उसके वीडियो में लिखा हुआ था सभी आर्किटेक्ट्स अपना लाइसेंस सरेंडर कर देंगे, आर्किटेक्ट्स की लाइसेंस हुई कैंसिल। इस अति विद्वान व्यक्ति को पता नहीं कि देश भर में किसी आर्किटेक्ट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कोई लाइसेंस जारी नहीं करती। लंबे समय से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट प्रयास कर रही थी आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट कराने के लिए, जिसमें उनका यह कहना था, उनकी भी तकरीबन कुछ इस प्रकार की मान्यता थी कि फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को बहुत कुछ नहीं आता, या उनका यह भी कुछ लोगों का कहना था इनको कुछ नहीं आता, तो उनका एक एग्जिट एग्जाम लिया जाए और वो 2 साल ये कहीं नौकरी करें, किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास अनुभव प्राप्त कर लें, उसके बाद इनका एग्जिट एग्जाम लिया जाए और इनको एक लाइसेंस टू प्रैक्टिस जारी किया जाए। मैं इस लाइसेंस टू प्रैक्टिस का हमेशा से विरोधी रहा हूं। मैंने हमेशा से बात की है कि मेरे सीनियर्स ने मुझे पढ़ाया है, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पे भरोसा था, उनको अपनी शिक्षा पे भरोसा था, और आर्किटेक्चर पास करते ही, बाहर निकलते ही, ट्रेनिंग खत्म करते ही मुझे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पंजीकृत कर लिया या रजिस्टर कर लिया।
इस रजिस्ट्रेशन का तात्पर्य ये है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी साइज का कितना ही बड़ा प्लॉट हो उसका बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए, सैंक्शन कराने के लिए अधिकृत हो गया। आईएए के सीनियर आर्किटेक्ट्स की कुछ सोच और थी, तो लगातार 10-12 साल से जीआर भल्ला कमेटी बैठी थी, उसकी भी यही सोच थी। उसमें बड़े बड़े विद्वान आर्किटेक्ट्स बैठे थे, उनकी भी यही सोच थी कि किसी आर्किटेक्ट्स को कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है, तो अधकचरे ज्ञान वाले आर्किटेक्ट्स को फील्ड में ना छोड़ा जाए, इनका एग्जाम लें। मेरा हमेशा से कहना था कि अगर 5 साल के 50 सब्जेक्ट पे आपको भरोसा नहीं, तो आपके 3 घंटे के या 6 घंटे के एक एग्जिट एग्जाम पे मुझे भरोसा नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि इस एग्जिट एग्जाम को देने के बाद सभी आर्किटेक्ट या सभी सो कॉल्ड आर्किटेक्ट अनुभवी माने जाएंगे, विद्वान माने जाएंगे। लंबे समय से आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात चलती आ रही थी और आईएए के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी, जो मेरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, अभी तक भी इस तरह की कोई योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या भारत सरकार को आर्किटेक्ट्स एक्ट में परिवर्तन के लिए नहीं भेजी गई, जिसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस इम्तिहान की बात कही गई हो। पिछले दिनों एक अमेंडमेंट का निवेदन भेजा गया था, जिसमें एकमात्र मांग की गई थी कि आर्किटेक्ट्स पे एकाधिकार हो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस का। अन्य किसी प्रकार का आर्किटेक्ट्स एक्ट में संशोधन भारत सरकार को नहीं भेजा गया। जब कपिल सिब्बल साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक बार प्रयास किया था एक्ट में कुछ परिवर्तन करने के, जिसमें इस तरह की बातें की गई थी कि अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ठीक से काम ना करे तो सरकार के पास उसके प्रेसिडेंट को या पदाधिकारी को हटाने की पावर हो। यह प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया था और ये जो परंपरा है आज की, यही परंपरा अभी भी कायम है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रेसिडेंट और कार्यकारिणी तब तक काम करती रहेगी जब तक इसका टेन्योर पूरा ना हो जाए। किसी अपरिहार्य कारण से अगर काउंसिल का प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाता है, जैसे पहले एक बार हुआ, विश्वरंजन नायक जी पद से हट गए थे, तो काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, जो उस परिस्थिति में हुआ था जो विजय गर्ग जी नायक जी के हटने के बाद काउंसिल के एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह 1 साल तक काम करते रहे। जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्यों के द्वारा फिर से चुनाव हुए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो वर्तमान प्रेसिडेंट हबीब खान जी काउंसिल के प्रेसिडेंट बने और सपना जी काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी। पुनः भी पिछले दिनों फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी का पुनर्गठन हुआ है, जो सर्वसम्मति से हुआ। यह अलग बात है कि सर्वसम्मति से हुआ, लेकिन इसका भी चुनाव होता है। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ना तो कोई लाइसेंस जारी करती, ना देश भर में किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कमेटी को आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने का अधिकार है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर मेंटेन करती है, जिसमें आर्किटेक्ट्स का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके नियम बनाए गए हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस को आर्किटेक्ट्स की तरह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सही माना गया है। तो YouTube पर इस तरह के भ्रामक वीडियो देखकर किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें कि देश भर के आर्किटेक्ट्स अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं या देश भर के आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल हो गया। ना देश भर में आर्किटेक्ट्स के पास कोई लाइसेंस है, ना वो कभी सरेंडर होगा, और ना ही किसी प्रकार की आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कोई योजना है, ना लाइसेंस ऑफ
टू प्रैक्टिस की कोई योजना है, इस प्रकार की कहीं कोई योजना नहीं है। और मुझे अचरज इस बात का होता है कि ये जो विद्वान व्यक्ति इस तरह की वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो क्यों नहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इनके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और आर्किटेक्चर प्रोफेशन को जनसाधारण की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक वो भी स्क्रीनशॉट इन सज्जन ने लगा रखा था जिसमें सीओए प्रेसिडेंट का तथाकथित विवादित बयान है, जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने के कारण किसी शरारती तत्व ने लगाया था और वो सीओए प्रेसिडेंट का आधिकारिक बयान नहीं है। तो जो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, जिन चीजों का क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है, उन चीजों का झूठ का पुलिंदा बार बार सोशल मीडिया पे चढ़ाकर अपनी प्रोफेशनल बॉडी की निंदा करना, मैं समझता हूं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। और इस तरीके के लोगों को, अगर ये वास्तव में ही क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं, तो खुद ही थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस पढ़ लें, आर्किटेक्ट एक्ट पढ़ लें, अपने सीनियर से बात कर लें, उनसे समझ लें। ये बात सही है कि यूट्यूब पर आप कुछ भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 और 21 आपको पूरी आज़ादी देता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है। लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि जो भी आपके तथ्य हों वो सही हो। मैं भी लंबे समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, प्रिंट मीडिया पे एक्टिव रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक्टिव रहा हूँ, और मैं जितने भी प्रकार के वीडियो बनाता हूँ या फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ, या जो भी मेरे हाथ से शब्द लिखे जाते हैं, उनकी पूरी तस्दीक करने के बाद वो विचार व्यक्त करता हूं और फिर उस पर अपना स्टैंड क्लियर रखता हूं कि अगर मेरी बात से किसी को आपत्ति है, अगर कोई कहता है कि मैंने उसको डिफेम किया, तो भले ही चाहे तो मेरे पे डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज कर दे। आज तक तो कोई मेरे तथ्यों को गलत नहीं बता पाया, और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि हम जब भी बात करें, चाहे हम किसी की आलोचना करें, चाहे हम किसी की निंदा करें, चाहे हमारी किसी से सहमति ना हो, हमारे तथ्य मजबूत होना चाहिए। और इसीलिए हम आपसे संवाद करते हैं, इसीलिए हम आपसे बात करते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन तरह तरह से परोसी जा रही है, चाहे सरकारी संस्थाओं द्वारा, चाहे आईआईए द्वारा, उसका हम खंडन करें, उसको दुष्प्रचार को रोककर सही जानकारी आपको दें। शुभकामनाएं, नमस्कार।